नमस्कार। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। मैं हूं नीलू। तो उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अब बड़ा फैसला सुना दिया है। करीब 1 साल बाद फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया है। सहायक शिक्षकों के भविष्य पर फैसला लेते हुए कोर्ट आरक्षित वर्ग के लिए 60% मार्क्स और सामान्य वर्ग के लिए 65% मार्क्स तय किए हैं। यानी 150 अंकों में 97 अंक सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए और 90 अंक आरक्षित वर्ग के छात्रों के लिए तय किया गया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि सरकार 3 महीने के अंदर अपनी शर्तों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करे। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए पारदर्शी तरीके से योग्यता के आधार पर शिक्षकों की भर्ती जरूरी है। और 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों का भविष्य का फैसला अब आ गया है। 1 साल से इंतजार कर रहे भावी शिक्षकों को जल्द ही अब रिजल्ट मिल जाएगा। क्या है विवाद और क्या था पूरा मामला, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 1 साल के लंबे इंतजार के बाद 69,000 सहायक शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य पर फैसला आ गया। दरअसल 6 जनवरी 2019 को शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में 4,10,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब सरकार ने परीक्षा के 1 दिन बाद 7 जनवरी को नया कट ऑफ जारी कर दिया, जिसमें आरक्षित वर्ग के लिए 60% और सामान्य वर्ग के लिए 65% कट ऑफ तय कर दिए गए। यानी 150 अंक में से सामान्य के लिए 97 अंक और आरक्षित वर्ग के लिए 90 अंक तय कर दिए गए। जबकि शासन के आदेश में पासिंग मार्क बढ़ाने का जिक्र नहीं था। इस परीक्षा में शिक्षा मंत्री भी शामिल हुए थे, जिन्हें 25 अंक का लाभ मिला था। उसके बाद भी शिक्षा मित्रों ने सरकार के कट ऑफ का विरोध किया और 17 जनवरी 2019 को कट ऑफ के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। 29 मार्च को याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आरक्षित वर्ग के लिए 40% और सामान्य वर्ग के लिए 45% रखने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 22 मई को सरकार ने लखनऊ के बेंच में अपील की, जिस पर 3 मार्च 2020 को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कुछ देर पहले हमारी बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी से बातचीत हुई थी, आइए आपको सुनाते हैं। जब भी अभ्यर्थियों से हमारी बात होती थी तो मैं कहता था कि देखिए, चूंकि मामला माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इसलिए जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। आप धैर्य रखिए, न्यायालय का निर्णय आते ही बहुत तेजी से इस भर्ती प्रक्रिया को हम संपन्न करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे 69,000 नौजवानों को रोजगार मिले। वो योग्य लोग हैं, वो बहुत प्रतिभाशाली लोग हैं, उनकी योग्यता और प्रतिभा का हमारे बेसिक शिक्षा विभाग को लाभ मिले। हम कहते थे उनसे कि आप धैर्य रखिए और माननीय न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उस दिशा में सरकार आगे बढ़ेगी। आज मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन लोगों ने इतने धैर्य के साथ इतने दिनों तक इस फैसले का इंतजार किया है। आज माननीय न्यायालय ने तस्वीर साफ कर दी है और उसके अनुरूप सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। सतीश जी, एक महत्वपूर्ण बात यह भी निकलकर सामने आ रही है कि जब हमने देखा था सिंगल बेंच का फैसला, तब उसके बाद सरकार जानती थी कि स्थितियां ऐसी नहीं है और सरकार ने उस फैसले को चुनौती दी थी, डबल बेंच पे गई थी। आज का दिन कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा, निश्चित रूप से हमको प्रसन्नता है। हमारा विभाग जो माननीय न्यायालय के सामने जो अपनी बात लेकर गया था, न्यायालय ने उस पर मुहर लगाई है। हम कह रहे थे कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, उसमें से हमको 69,000 लोगों को चुनना है। हम लगातार जब से योगी सरकार आई है बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। उसके लिए हमको अच्छे शिक्षक चाहिए थे और उस अच्छे शिक्षक के चयन का जो हमने मापदंड तय किया था, उस मापदंड पर माननीय न्यायालय ने मुहर लगाई है। मैं न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करता हूं। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, सरकार ने शिक्षा में बेहतर गुणवत्ता के लिए ही ये लड़ाई लड़ी थी और इस लड़ाई में अब सरकार को सफलता मिल गई है। नीलू, देखिए, हाईकोर्ट के फैसले से एक बात साफ हो जाती है कि उनको जैसे शिक्षकों का चुनाव करना है, ये सरकार का प्रीरोगेटिव है, ये सरकार का डिस्क्रिशन है कि वो रिटन एग्जाम के अगले दिन भी शासनादेश जारी करके ये बात तय कर सकता है कि 60% आरक्षित वर्ग के लिए और 65% सामान्य वर्ग के लिए
पासिंग मार्क्स लाने ही होंगे। तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती, सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया था कि हाँ, वो नौजवानों को, शिक्षकों को, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन योग्यता में और गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हालांकि इनके सरकार के शासनादेश को चुनौती दी गई थी, सिंगल बेंच ने सरकार के उस आदेश को खारिज भी किया था और 40-45% वाला आदेश भी सुनाया था। लेकिन उसके बाद आज हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जो फैसला दिया है, उससे उत्तर प्रदेश सरकार को राहत मिलती है। उत्तर प्रदेश सरकार की उस सोच को राहत मिलती है जो लगातार इस कोशिश में लगी हुई है कि किस तरह से योग्य और गुणवत्ता परक शिक्षकों को या किसी और भी क्षेत्र में जो भी रोजगार देने हैं, ऐसे लोगों का चुनाव किया जा सके ताकि बेहतर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी उत्तर प्रदेश में काम कर सकें। क्योंकि बीते दिनों जो भी भर्तियां हो रही थी वो कहीं ना कहीं घूम के कोर्ट के अंदर पहुंच रही थी और नौजवान लगातार कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे, बेरोजगारी बढ़ती जा रही थी, सरकार के प्रति असंतोष भी बढ़ रहा था। तो अब ये एक ऐसा फैसला आया है जिससे सरकार की सोच और नीति पर मुहर लगी है। साथ ही साथ जो बेरोजगार थे, जो इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, अब उनका इंतजार खत्म हुआ है। कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जल्द से जल्द इसी बेसिस पे 60-65 के फॉर्मूले पे रिजल्ट जारी किया जाए, भर्ती प्रक्रिया को पूरी किया जाए और लोगों को तैनाती दी जाए। तो ये मान के चलिए जल्द ही जल्द ये 69,000 शिक्षक बेसिक शिक्षा विभाग में आ जाएंगे, उन स्कूल्स में पहुंच जाएंगे जहां पर अभी भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं। सारी पूरी जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो इन लोगों के ऊपर डिपेंड करती है। सरकार मिड डे मील देती है, बेसिक शिक्षा में जो बच्चे पढ़ने आते हैं, बच्चों को जोड़ के रखना है, उनको गुणवत्तापरक शिक्षा देनी, जो सरकार के एजेंडे में भी है। बिल्कुल सरकार के एजेंडे में थी और सरकार इसी को लेकर हाईकोर्ट की डबल बेंच में उन्होंने इस याचिका को चुनौती दी थी और अब सरकार के पक्ष में यह फैसला आया है और बहुत जल्द अब इसमें भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रवासी कामगारों की प्रदेश वापसी की मुहिम लगातार जारी है। अलग अलग प्रदेशों से सीएम योगी ने अब तक 6.5 लाख श्रमिकों की सकुशल वापसी करा ली है। अगले चरण में 4 लाख से ज्यादा श्रमिकों का यहां आने का सिलसिला भी जारी है। सूरत से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुबह 9 बजे प्रयागराज जंक्शन पर पहुंची, जहां पर घर वापसी के बाद श्रमिकों ने राहत की सांस ली। रायबरेली में भी 1200 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से घर वापसी करेंगे, जिन्हें मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद परिवहन की बसों से उनके घर के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं बलिया में भी गुजरात से आई ट्रेन के मजदूरों की घर वापसी हुई है, जिसके लिए क्वारंटीन की व्यवस्था के साथ ही घर भेजने की भी तैयारी की गई है। तो प्रवासी श्रमिकों के लगातार प्रदेश वापसी का सिलसिला जारी है और एक एक राज्यों से लगातार श्रमिक यहां पर पहुंच रहे हैं और श्रमिकों के लिए किस तरह से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, किस तरह से जब वो प्रदेश में पहुंच रहे हैं तो उनको क्वारंटीन किया जाएगा, किस तरह से उनके अपने प्रदेश में भेजा जाएगा, इन सब बातों की नजर उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। और हम आपको बता दें कि आज सूरत से चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन सुबह 9 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंची है, जहां पर घर वापसी के बाद श्रमिकों ने राहत की सांस ली है, क्योंकि काफी टाइम से लॉकडाउन के दौरान अलग अलग राज्यों में ये श्रमिक फंसे हुए थे। और अब खबर नोएडा से लेते हैं, जहां पर आरोग्य सेतु ऐप नहीं रखना दंडनीय अपराध बन गया है। नोएडा पुलिस ने एक आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक अगर आप सार्वजनिक जगहों पर निकलते हैं और आपके फोन पर आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो ये लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए आपको सजा भी दी जा सकती है। नोएडा के पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि एक आदेश जारी करते हुए कि दरअसल आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 यानी कोरोना ट्रैकर ऐप है। इससे आपको अपने आसपास के इलाकों में मौजूद कोरोना संक्रमित मरीजों और इलाकों की जानकारी मिलती है। बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप, पहले तो ये केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया था कि अगर आपको कोरोना से बचना है तो एक तरह से मैंडेटरी थी कि आरोग्य सेतु ऐप को आप अपने टेलीफोन पर डाउनलोड करें, लेकिन अब ये नोएडा में भी बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया गया है। बिल्कुल नीलू, जिस तरीके से आरोग्य सेतु ऐप को मैंडेटरी किया था, हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ अपील की गई थी कि सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप को अपने स्मार्ट मोबाइल पे जो है वो डाउनलोड करें, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा ट्रैकिंग सिस्टम साबित हो सकता है। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने इसको मैंडेटरी किया है और एक सर्कुलर जारी करके कहा है कि अगर किसी के मोबाइल पे अगर ये आरोग्य सेतु ऐप नहीं होता है तो फिर उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। यानी सख्त रवैया गौतम बुद्ध नगर ने इस पे अपनाया है
और सूत्र बता रहे हैं कि कई प्रशासन, जिला प्रशासन इसको आगे करने जा रहा है, यहाँ तक कि केंद्र सरकार भी इसको मैंडेटरी करने जा रही है। सबसे बड़ी बात बता दूं कि आगे आने वाले वक्त में एक ई कार्ड भी जारी किया जाएगा, यानी जिस शख्स के पास ये आरोग्य सेतु ऐप होगा उसको ही ये ई कार्ड इशू किया जाएगा और आगे कई चीजों में कई तरह के बिल्कुल अनूप, और सरकार पहले भी, केंद्र सरकार की बात की जाए तो उन्होंने कहा था कि आरोग्य सेतु ऐप से आपको आने वाले दिनों में लाभ हो सकता है, और जिस तरह जिक्र ई कार्ड का कर रहे हैं आप, शायद वही ई कार्ड है जिसके जरिए अब आरोग्य सेतु ऐप से आपको कई लाभ मिल सकते हैं। इसलिए जरूरी हो गया है कि आरोग्य सेतु ऐप को आप अपने फोन पर डाउनलोड करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और कोरोना महामारी के बीच आज उत्तर प्रदेश के लिए अच्छी खबर आई है। लखनऊ में 79 कोरोना संक्रमित को डिस्चार्ज होकर घर पहुंचा दिया गया, और सहारनपुर में भी 42 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनको छुट्टी दे दी गई है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ और सहारनपुर की। आप देख सकते हैं तस्वीरें जहां पर स्वस्थ होकर कोरोना पॉजिटिव मरीज अपने अपने घरों की तरफ गए, और इस दौरान हमने देखा कि जो भी वहां पर स्वास्थ्य कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मचारी थे, डॉक्टर्स थे, सबने इनका उत्साहवर्धन किया और ताली बजाकर इनको डिस्चार्ज किया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मेडिकल स्टाफ ने ताली बजाकर इनको विदा किया। इन्होंने कोरोना से जंग जीती है और अब ये अपने अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं पूरे इलाज के बाद, और इसी को लेकर उत्साहवर्धन करते हैं ये तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो लखनऊ में 79 कोरोना संक्रमित नेगेटिव डिस्चार्ज होने वाले घरों को पहुंचाया गया। लखनऊ में अब तक कुल 161 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में डिस्चार्ज होने से पहले तालियां बजाकर विदा किया गया। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ ने ठीक होने वाले को सम्मान दिया। एरा मेडिकल कॉलेज में भी देर रात ठीक होने वाले लोगों को घर भेज दिया गया। और सहारनपुर से भी जिस तरह से हम आपको बता रहे थे कि यहां पर भी अच्छी खबर आई। 42 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इनको छुट्टी दे दी गई, जिनमें से 40 मरीज अकेले ग्लोकल मेडिकल कॉलेज से डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं इस राजकीय मेडिकल कॉलेज से तो एक सीएससी फतेहपुर से डिस्चार्ज किया गया। आपको बता दें कि जिले में इस वक्त 190 मरीज कोरोना पॉजिटिव हैं, जिनमें से अब 72 मरीज स्वस्थ होकर वापस अपने घरों की तरफ लौट गए हैं। तो तस्वीरें सहारनपुर की है, जहां पर मरीजों की तादाद तो ज्यादा थी, लेकिन 190 में से 72 मरीज अब स्वस्थ हो चुके हैं और उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो अच्छी खबर भी आ रही है, जहां पर कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, वहां पर ठीक होने वाले की तादाद भी बढ़ रही है, और ठीक होने वाले लोगों को एक तरह से सम्मान दिया जा रहा है कोऑपरेट करने के लिए, और साथ ही साथ स्वस्थ होकर कोरोना की इस जंग में जीतकर वो अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी आरुषि निशंक कोरोना काल में लगातार लोगों की मदद कर रही हैं। वो सेना के जवानों के लिए मास्क बना रही हैं और उन तक पहुंचा भी रही हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी आरुषि निशंक लगातार मास्क और अन्य सामान भिजवा रही हैं। तो अभी आरुषि निशंक ही हमारे साथ लाइव इस वक्त हैं, और आरुषि बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरुषि, हमने देखा कि जब अच्छा लगता है आरुषि तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, और आरुषि से हम कोशिश करेंगे कि बातचीत करने की, लेकिन हम आपको बता दें कि इस कोरोना काल में लगातार आरुषि पोखरियाल निशंक, तो केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की बेटी है आरुषि, और आरुषि लगातार कोरोना के जो लोग हैं जो इसकी चपेट में है या फिर उनके लिए काम भी कर रही है। आरुषि, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आरुषि, लगातार हमने देखा कि किसी ना किसी तरह से जो कोरोना की जंग लड़ रहे हैं उनके लिए आप मदद कर रही हैं, और अब आप मास्क बनाने में भी मदद कर रही हैं। आप किस तरह से ये मास्क बना रही हैं और किस तरह से इसको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं? जिस समय में पूरी दुनिया इस भयंकर बीमारी से ग्रसित है और हम सभी लोग परेशान हैं, तो ऐसे में मैंने और मेरी स्पर्श गंगा टीम ने ये सोचा कि हम जो है वो बैठकर इस बात का इंतज़ार नहीं करेंगे कि रोज़ कितनी मौतें होती जा रही हैं। हम कहीं ना कहीं इस बात में कंट्रीब्यूट करना चाहते थे
कि हम जिस तरीके से काफ़ी लोग हैं जिनको मास्क नहीं मिल पा रहा और पूरी दुनिया जहां N95 मास्क हो या सर्जिकल मास्क हो उसकी तरफ भाग रही हैं, ऐसे में हमने सोचा कि क्यों ना हम लोग खादी, जो कि हमारे लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक विचारधारा रहा है, उसको लेकर हम लोगों ने खादी के मास्क को बनाया। एंड दीज मास्क आर रीयूजेबल मास्क। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमेशा बात करते हैं कि हमारे पास संसाधन कम है और उनका सदुपयोग होना चाहिए और बार बार उपयोग होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने खादी के मास्क को बनाया, जिनको आप बार बार धो के दोबारा रीयूज कर सकते हैं, पहन सकते हैं। आपको मास्क को फेंकने की ज़रूरत नहीं है जिससे ज़्यादा संक्रमण फैले, जानवर उसको खाएं। तो यही सोचते हुए कि बार बार इनका सदुपयोग हो सके, हमने खादी के मास्क को बनाया। बिल्कुल आरुषि, आप और आपकी संस्था बहुत नेक कार्य कर रही है। तो क्या जो आप मास्क बनाती हैं वो आप खुद सेना तक पहुंचाती हैं? किस तरह से उनसे संपर्क करती हैं, या फिर सेना के लोग आप तक पहुंचते हैं, वो आपके पास से ये मास्क लेकर जाते हैं? हम लोगों के दिल में एक ख्याल आया और ख्याल ये था कि जिस तरीके से हम अपने भारतीय सैनिक भाइयों के लिए राखी पर रक्षा का बंधन भेजते हैं, हम राखी भेजते हैं ताकि वो हमारी रक्षा कर सकें। और इस समय हमने सोचा कि ये समय हमारा अपने भाइयों को रक्षा कवच भेजने का है। और इस बात को सोचते हुए हमने हमारे सैनिक भाइयों के लिए जो कि बॉर्डर पे तैनात भी हैं और उनके लिए करीबन 10,000 खादी के मास्कों को भेजा गया है। और ये हम लोगों ने अलग अलग कंसर्न अथॉरिटीज़ को, जैसे हरिद्वार में कंसर्न अथॉरिटीज़ को, यहाँ पर आर्म फोर्स क्लिनिक दिल्ली को, रुड़की में आर्मीज़ को जाके उनके कंसर्न ऑफिसर्स को इन भाइयों के लिए सौंपा गया है। और मुझे लगता है कि 16,000 से ऊपर मास्क को, खादी के मास्क को बनाकर हम सिर्फ सैनिक भाइयों के लिए अभी हम भेजने की प्रक्रिया में और भी हैं। बिल्कुल। और आरुषि, जिस तरह से आप काम कर रही हैं और आपने कहा कि 16,000 मास्क की बात हो रही है कि तैयार करके उन तक पहुंचाया जाएगा और पहुंचाया भी जा रहा है, इसके अलावा कुछ और आप लोगों ने सोचा है कि किसी और तरह की मदद? क्योंकि आपको हमने देखा है कि लगातार आप किसी ना किसी तरह से कोरोना काल में लोगों की मदद कर रही हैं, कोरोना काल में लोगों से जुड़ रही हैं और मास्क बनाकर भी अब आप सेना को भेज रही हैं। तो कहीं ना कहीं खादी को भी बढ़ावा है, आप अपनी तरफ से काम भी कर रही हैं। कुछ और भी सोचा है इसके बाद कि हाँ किसी और तरीके से भी मदद की जा सकती है इन लोगों की? स्पर्शगंगा लगातार राशन बांटने की बात हो या फिर छोटी छोटी सहायताओं को मुहैया कराना हो, इन सभी सहायताओं को स्पर्शगंगा टीम के साथ मिलकर हम लोग कर ही रहे हैं। और रही बात खादी के मास्क बनाने की, तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगी कि ये जो लड़ाई है वो मानवता को बचाने की लड़ाई है। और मानवता को बचाने के साथ साथ जब दुनिया एक बार दोबारा खुलेगी तो हम सभी के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा होगा, वो खड़ा होगा आर्थिकी का। क्योंकि जहाँ पर बड़े बड़े देश जो है उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है, वहाँ भारत एक बार फिर से विश्व गुरु और जगत गुरु पर पहुँचने की कल्पना कर रहा है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, जो हम खादी की बात कर रहे हैं, तो ये सिर्फ मास्क तक सीमित नहीं है। ये एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी की तरह, एक बहुत बड़े विचार की तरह, एक बहुत बड़ी जो है पूरी प्लानिंग की तरह हम लोगों ने इसका उपयोग किया है। और उन महिलाओं, उन बहनों के घर पर जो है वो रोजी रोटी भी पहुंचेगी, इससे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। और ये कोई सिंथेटिक कपड़ा नहीं है कि हम विदेशों से एक्सपोर्ट कर रहे हों, इम्पोर्ट कर रहे हों, बल्कि ये हमारा खुद का खादी का ताना बाना है जो घर में बैठकर हमारे भाई और बहनें बुनते हैं। इससे कहीं ना कहीं हमारी आर्थिकी को भी उठने में मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि हम इस उद्देश्य को, इस बात को काफ़ी आगे तक लेके जाने की सोच रखते हैं, मादा रखते हैं। बाकी आके बिल्कुल आप युवाओं की इस तरह की सोची है जो कि देश को आगे लेकर जा रही है। और आरुषि, कुछ कहना चाहेंगी, चूंकि इस वक्त कोरोना हमारे पूरे देश में है, क्या पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है? हालांकि अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी सामान्य होनी शुरू हुई है, हालांकि अभी भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। तो कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जी हाँ, मैं लगातार अपने सोशल मीडिया से भी अपने जितने नवयुवक हैं, हमारे जितने भी भारत के, उत्तराखंड के नागरिक हैं, उन सभी से बार बार संपर्क भी करती रहती हूँ और अपने सोशल मीडिया से क्रिएटिव आइडियाज़ भी शेयर करती रहती हूँ कि हम लोग घर पे बैठे हैं, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। और यकीन मानिए, हतोत्साहित होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये समय
कहीं ना कहीं कुछ अच्छा लेकर ज़रूर आया है। और जो ये समय अच्छा लेकर आया है वो ये लेकर आया है कि हमको पहली बार अपने परिवार के साथ बैठने का मौका मिल रहा है। और आई फील वेरी फॉर्चुनेट, आई नेवर गेट अ टाइम विद माई फादर। और हम साथ बैठ के डिनर कर पा रहे हैं, हम साथ बैठ के बातों को शेयर कर पा रहे हैं, मुझे उनके मुंह से अपने बचपन की कुछ बातें सुनने को मिलती हैं। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड। तो सभी से मेरा निवेदन है कि थोड़ा सा और समय है, हमें बहुत संयम के साथ है। और स्थिति अच्छी नहीं हो रही है, स्थिति खराब पे खराब हो रही है। और ये स्थिति तभी समझ में और संभल में आ सकती है जब आप और हम सभी लोग इस बात का प्रण कर लें कि बिल्कुल बिल्कुल आरुषि, हम कह सकते हैं कि जिस तरह से आप कह रही हैं कि ठीक है, हमने कुछ बुरा वक्त देखा है तो कुछ अच्छा वक्त भी देखा है, अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का वक्त है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ नया सोचने का भी वक्त है। हालांकि ये वक्त बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, गुजर जाएगा, इस तरह की कामना करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आरुषि हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।